हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कर चुके थे। उसका मान क्या होता था? F बराबर K Q1 Q2 बटे कितना R इसका, ये हम लोग निकाल चुके थे। ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण था। इसको हमने ऐसे भी लिखा था कि के का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। ये दो आवेशों के बीच निर्वात या हवा में लगने वाला बल। ठीक है। अब हमें इसका सदिश निरूपण लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण होता है K Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका सदिश निरूपण करना है। मतलब इस कूलाम बल को हम लोग सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये पहला आवेश है Q1, तो Q1 के कारण, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, ये दोनों आवेश स्थिर आवेश है और बिंदुवत आवेश है और समान प्रकृति। दोनों आवेश स्थिर आवेश है, बिंदुवत आवेश है और समान प्रकृति है। ठीक है। तो ये Q1 आवेश है, तो Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा इधर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल। इसको ऐसे लिखेंगे, पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल F21। ठीक है। उसी तरह दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल क्या होगा? F दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला, ये दूसरा आवेश है, इसके कारण इसको प्रतिकर्षण लग रहा है इधर, तो दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल हो जाएगा F21। ठीक है। ये टर्म हो गया। अब इनके बीच की दूरी R है, तो इसको हम लोग एकांक सदिश के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, 1 से 2 की ओर, मान लेते हैं कि 1 से 2 की ओर एकांक सदिश 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर एकांक सदिश कितना है? R12 का है। ठीक है। तथा फिर से सुनिए, इधर 2 से मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर एकांक सदिश को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर एकांक सदिश को हम लोग लिखेंगे R21। ठीक है। अब इनके बीच हम विद्युत बल लिखते हैं। ठीक है। तो इनके बीच विद्युत बल का परिमाण कितना होगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे कितना होता है? एक K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब हमें इसे सदिश रूप में लिखना है, तो सदिश रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ से ये तो बल का परिमाण है। अच्छा एक चीज और, ये Q1 Q2 पर जितना बल लगाता है उतना ही Q2 ये दूसरा आवेश भी Q1 पर उतना ही बल लगाता है। कहने का है कि इन दोनों पे जो बल लगता है एक दूसरे के कारण, वो परिमाण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये पहला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेश इस पर उतना ही बल लगाएगा, दोनों बल का परिमाण बराबर होता है। तो अब मान लीजिए कि 1 के कारण 2 पर, पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स क्या लिखते हैं? F21। तो हम लिखते हैं F21। अब इधर हमने वेक्टर लगा दिया, सदिश का चिन्ह लगा दिया, तो इधर भी सदिश होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये R12 का एकांक सदिश से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब देखिए, इससे अगर हम गुणा कर लेंगे तो इसका परिमाण चेंज नहीं होगा, क्योंकि एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, और किसी संख्या में 1 से गुणा कर दे उसका मान नहीं बदलता, इसमें केवल दिशा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R, अच्छा ये क्या है? पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, ये F21। तो इस डायरेक्शन में, मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा एकांक सदिश है? ये है, यही है, इसी डायरेक्शन में, ये एरो का साइन लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 R12। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसी तरफ ये जो है इसको लिख लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज में।
पहले के कारण दूसरे पर, पहले के कारण दूसरे पर बल। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, दूसरे के कारण पहले पर बल, दूसरे के कारण पहले पर बल। ठीक है, R12 क्या है, R12 पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर एकांक सदिश। R21 क्या है, तो दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर एकांक सदिश। ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल, दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल F12। ठीक है, तो इसका भी परिमाण उतना ही होगा जितना पहले वाले का है, K Q1 Q2 बटन कितना और इसका, ये बात समझ में रहा है, क्योंकि दोनों बराबर बल लगाते हैं, तो ये वाला इस पर जितना बल लगेगा ये भी उतना इस पर बल लगाएगा। अब इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। तो देखिए R12 है, 1 से 2 के कारण एक पर लगने वाला बल, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल, ये है इस डायरेक्शन में बल है, इस डायरेक्शन में मतलब इधर कौन सा एकांक सदिश, देखिए एरो का साइन ये, तो ये एकांक सदिश कितना हो गया। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखिए, अब R12 कैप और R21 कैप दोनों क्या है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ लिखते हैं R12 कैप तथा R21 कैप विपरीत दिशा में है। अगर मान लीजिए कि दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसको हम लोग, अच्छा एक दोनों विपरीत दिशा में है और परिमाण बराबर है, क्योंकि दोनों एकांक सदिश है तो दोनों का परिमाण एक ही होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे R12 कैप R21 कैप विथ निगेटिव, मतलब निगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा इसमें माइनस का, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक एकांक सदिश इधर है, एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं, या फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब यहाँ से देखते हैं, कोई एक उठा लेते हैं, यहाँ से कोई एक मान लेते हैं, ये वाला रखते हैं हम लोग, इसी को रख लेते हैं। F21 बराबर कितना मान है, F21 बराबर है K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और ये है R12 कैप। ठीक है, अब देखिए F21 बराबर K Q1 Q2 बटे में कितना R स्क्वायर। एक चीज ध्यान है, R12 कैप है, R12 कैप, तो R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 कैप, माइनस R21 कैप। ठीक है, अब अगर इस माइनस को हम बाहर लाते हैं, इस माइनस को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो F21 है 10 और इस माइनस को हमने बाहर कर लिया, तो ये देखिए अब K, एक स्टेप लिख लेते हैं, K Q1 Q2 बटे में कितना R स्क्वायर, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं R21 कैप, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर माइनस, अच्छा एक चीज K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R12 कैप, ये वाला है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 कैप है, तो ये वाला वैल्यू किसका है, F12 का है, F12 ये सदिश निरूपण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज, ये दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल और पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल और दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले बल, दोनों का परिमाण बराबर होता है, दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, और माइनस का ये साइन जो है, ये चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों का बल का परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो ये इसका सदिश रूप है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे मिटा रहा हूं।
अब हम लोग को विद्युत बल अर्थात कूलाम के नियम का गुण और विद्युत बल अर्थात कूलाम के नियम का गुण और इसका इसकी सीमा है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, यानी कि विद्युत बल का गुण पढ़ना है और इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या होने का मतलब कि ये कूलाम का बल कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कहाँ पे हम इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं, इससे क्या फायदे हैं। तो पहला है कूलाम बल केवल बिंदु कूलाम बल केवल एक स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो कूलाम बल है, मतलब विद्युत बल के लिए कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर और बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो आवेश है, ठीक है, तो ये दोनों आवेश क्या होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए। तो इसके बीच हम लोग कूलाम का नियम लगा सकते हैं और दोनों रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अब बिंदुवत आवेश का कंसेप्ट ये नहीं होता कि यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो इनके बीच बल लगेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अगर मान लीजिए कि ये दो आवेश है, अगर इनके बीच की दूरी की तुलना में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में ये आवेश बहुत छोटे, अब दूरी की तुलना में आवेश बहुत छोटे हो तो इसको हम लोग बिंदुवत मान। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी और सूर्य की बात करते हैं, अगर पृथ्वी को एक आवेशित वस्तु मान लिया जाए और सूर्य को आवेशित वस्तु मान लिया जाए, तो इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, इनकी बीच की दूरी बहुत अधिक है तुलना में किससे, इनकी त्रिज्या, मतलब इनकी जितनी त्रिज्या है उसकी तुलना में बहुत अधिक है। तो हम लोग पृथ्वी और सूर्य को भी बिंदुवत आवेश मान सकते हैं। बात समझ में? अच्छा, एक चीज और, ये जो अगर मान लीजिए ये आवेश, ये Q1 और ये Q2, अगर दोनों आवेश गति में हो, ये भी गति में हो और ये भी किधर भी गति में, कोई जरूरी नहीं, अगर गति में हो तो ये मतलब कूलाम का बल नहीं लग सकता, कूलाम का नियम इससे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक आवेश Q1 रेस्ट पर हो, मतलब रुका हुआ हो, और दूसरा आवेश गति में हो, किधर भी गति में हो, तो इस पर कूलाम का बल लगाया जा सकता है। बात समझ में आई? यदि दोनों आवेश गति में हो तो इसके लिए कूलाम का नियम हम लोग नहीं लगा सकते। अगर एक आवेश रुका हुआ हो और दूसरा आवेश गति में हो तो हम लोग इस पर कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो ये था पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा, इनके बीच, इसके विद्युत बल, मतलब आवेशों के बीच विद्युत बल हमेशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि विद्युत बल हमेशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये दो आवेश है, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है। अगर मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, तो ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा इसको इधर आकर्षित करेगा तो पहला इसको इधर आकर्षित करेगा। कहने का मतलब कि इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब उसी रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे, मतलब करता है। अगर मान लीजिए ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस के कारण इधर प्रतिकर्षित होगा, इस प्लस के कारण इधर प्रतिकर्षित होगा, लेकिन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के
अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है इसको कूलाम बल केंद्रीय बल। कूलाम बल केंद्रीय बल। देखिए केंद्रीय बल का अर्थ क्या है, जैसे अभी बताएं कि दो आवेश है, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, तो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है विद्युत बल, वो आवेशों के जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो दोनों को जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश कार्य करता है, कहने का ये दोनों रेखा इसके केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि पहला आवेश दूसरे आवेश के केंद्र पर बल आरोपित करता है। नहीं, यहाँ पे नहीं कह सकते कि यहाँ पे बल आरोपित कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। बात समझ में, पहला आवेश दूसरे आवेश के केंद्र पर, मतलब केंद्र पर बल आरोपित करता है, उसी तरह दूसरा आवेश पहले आवेश के केंद्र पर बल आरोपित करता है। इसलिए कूलाम के बल को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। चौथा, कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, मतलब कि आवेशों के बीच की दूरी अगर ये r है तो इनके बीच ये Q1 और ये Q2, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है क्या चीज, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। तो कूलाम का बल भी क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इससे पहले हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमानों के बीच की दूरी के। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, दूरी ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। उसी तरह आवेशों के बीच लगने वाला बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पांचवा गुण देखते हैं, आवेशों के बीच का विद्युत बल, आवेशों के बीच का विद्युत बल ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुरूप है, अनुरूप है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसका क्रिया प्रतिक्रिया होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम इस वस्तु को धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ये बोर्ड भी क्या करे, हमारे हाथ में फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स, यानी कि इसे एक्शन रिएक्शन प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक वस्तु पर जितना बल लगाते हैं दूसरा वस्तु भी उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो आवेश के साथ ही ऐसा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये दो आवेश है Q1 और Q2। अगर ये वस्तु दूसरे वस्तु को इधर धक्का दे रही है, ये पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल F21 है और दूसरे कारण पहले पर लगने वाला बल F12। तो ये आवेश जितना इस पर बल लगाती है, ये आवेश ये दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। तो ये भी तो कुल गति के तृतीय नियम का, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन कर रहा है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाए दूसरा वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाए। तो कह सकते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कूलाम का नियम भी गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, विद्युत बल या
विद्युत बल, विद्युत बल संरक्षी बल है। क्या है? संरक्षी बल। अब देखिए संरक्षी बल का अर्थ क्या होता है, इसका एक डिफिनीशन है। संरक्षी बल वैसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, तो वैसे बल को हम लोग संरक्षी बल बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, दूसरा डिफिनीशन है वैसा बल जिसके द्वारा बंद पाथ के लिए किया गया कार्य, फिर से सुनिए, वैसा बल जिसके लिए बंद पाथ के लिए किया गया कार्य शून्य हो, तो वैसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षी बल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लोज पाथ है, ठीक है, तो यहाँ से किसी बल के कारण यहाँ से हम किसी वस्तु पर बल लगा के यहाँ गए, फिर से ये घूम के चारों तरफ से फिर यहीं पर आकर पहुंच गए। और जो बल लगा के हमने यहाँ से यहाँ ऐसे गति किया था, इसके द्वारा हम किया गया कार्य निकाले। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, इसके द्वारा किया गया कार्य निकाले और किया गया पूर्ण कार्य शून्य आ जाए, तो जो यहाँ पर बल लग रहा है यह बल क्या कहलाएगा? संरक्षी बल कहलाएगा। ठीक है, ये एक बंद पाथ है और बंद पाथ के लिए इस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, तो हम इस बल को ही क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। ये कोई डिफरेंट टाइप का बल नहीं है, किसी और बल को ही बोलते हैं कि संरक्षी बल है जब इसके द्वारा किया गया कार्य बंद पाथ के लिए शून्य हो जाए या किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करे। पथ पर निर्भर नहीं करने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी है ए पॉइंट पे और इसे यहाँ पे पहुंचना है बी पर, तो एक आदमी यहाँ से ऐसे घूम के गया, दूसरा यहाँ से ऐसे गया, तीसरा ऐसे घूम के गया। ये पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, पहला, दूसरा और तीसरा रास्ता। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ से ऐसे कोई सामान को लेके गया और यहाँ पर पहुंच गया। यदि जो आदमी यहाँ से उठा के ले गया उसके बल द्वारा किया गया कार्य तीनों पथ के लिए बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे घूम के गया, इसके लिए कार्य 2 जूल, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक गया 2 जूल, इसके लिए भी कार्य कितना आया? 2 जूल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से जो बल लगा के ए से बी तक गया वह बल कैसा है? संरक्षी बल है, क्योंकि वो पथ पर निर्भर नहीं करता। कैसे भी घूम के जाओ, अगर कार्य बराबर आता है तो क्या होता है? वो बल संरक्षी बल कहलाता है। और ऐसा होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है। ठीक है, विद्युत बल भी क्या है? संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बंद पाथ के लिए शून्य होता है, वो पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बात समझ आए? चलिए 7 प्रॉपर्टी देखते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण किसी तीसरे आवेश के आ जाने से नहीं बदलता। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये भी, मान लीजिए कि मेरे पास ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल मान लेते हैं, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? 10 न्यूटन का बल अभी लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक तीसरा आवेश आ जाए, यहाँ पर एक तीसरा आवेश Q3 आ जाए, तो ये Q3 के आ जाने से ये इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो प्रभावित नहीं होता, वो उतना ही रहेगा। ये नहीं कह सकते कि तीसरे के आ जाने के कारण ये, जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, या फिर ये, हाँ चलिए मान लेते हैं माइनस, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा था, वो भी कितना? 10 न्यूटन का। अगर ये तीसरा आवेश Q3 आ गया तो Q3 क्या करेगा? इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा, ये सही है। लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाला बल का जो 10 न्यूटन का परिमाण है ये नहीं बदलता। हाँ, ये कह सकते हैं कि Q1 पर लगने वाला नेट बल बढ़ जाएगा,
है। नेट बल कहने का अर्थ कि ये इसे इधर खींच रहा है, ये Q3 इसको इधर खींच रहा है, इस पर दो बल कार्य करने लगे, दो बल कार्य करने लगे तो Q1 पर नेट बल मतलब बदल सकता है, घट सकता है, बढ़ भी सकता है, यानी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उसी तरह ये भी Q2 को मतलब ये Q2 आवेश को भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस पर भी नेट बल बदल सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, परिवर्तित हो सकता है। लेकिन Q1 और Q2 के बीच का जो पहले बल था वो हमेशा रहेगा, ये तीसरे आवेश के आने से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो इसे नोट कर लीजिए। आठवां देखते हैं, आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं और इनके बीच में अभी क्या है, निर्वात है। तो इनके बीच लगने वाले बल को हम लोग मान लेते हैं F एयर। ठीक है, अगर इन दोनों आवेशों के बीच की प्रकृति बदल जाए, प्रकृति बदलने का मतलब कि इनके बीच का माध्यम बदल दिया जाए, इनके बीच कुछ और रख दिया जाए, कोई और माध्यम रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए पानी रख दिया जाए, मोम रख दिया जाए, कुछ भी रख दे, तो जैसे ही माध्यम बदलेगा इन आवेशों के बीच लगने वाला बल भी बदल जाएगा पहले की तुलना में। पहले जितना बल लग रहा था अब उनके बीच लगने वाला बल पहले से कम हो जाएगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, F मीडियम बराबर, फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़े थे, F एयर बटे में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता था, जो माध्यम रखते हैं उसकी सापेक्ष विद्युतशीलता होती थी, और सापेक्ष विद्युतशीलता हमेशा एक से अधिक होगी, कोई भी माध्यम होगा तो उसका मान एक से अधिक ही होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका मान एक से अधिक होगा तो कुछ भी, अगर मान लीजिए 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4, कुछ भी होगा, तो अगर एक एयर में मतलब आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है हवा में, इसको हम एयर बोलते हैं, तो उसमें हम किसी भी अंक से भाग देंगे, मतलब एप्सिलॉन आर का मान जो कुछ भी होगा उससे भाग देंगे, तो एम का मान जो आएगा वो क्या आएगा, एफ एयर से कम ही आएगा। मतलब जो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान सकते हैं कि इनके बीच 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, एफ एयर कितना है, एफ एम बराबर ये 12 न्यूटन का बल लग रहा है, हमने इसमें कोई माध्यम रख दिया, इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जिनकी एप्सिलॉन आर का मान है, मान लेते हैं 3। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह 3 रखेंगे तो इकट्ठ के कितना आया, 4 न्यूटन है ना। तो कहने का अर्थ है कि दो आवेशों के मध्य माध्यम रखने पे या उनकी प्रकृति बदलने पर बीच की क्या होता है, उनके बीच लगने वाला बल बदल जाता है, यानी कि घट जाता है, बढ़ता कभी नहीं है, वो घट ही जाता है। अगला गुण देखते हैं, आवेशों या फिर ऐसे कर सकते हैं कूलाम का नियम केवल 10 के पावर माइनस, आवेश का नियम, कूलाम का नियम आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम होने पर लागू नहीं होता। ठीक है, कूलाम का नियम यानी कूलाम बल आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम होने पर लागू नहीं होता। यानी कहने का बहुत, अगर बीच की दूरी बहुत अधिक हो
थोड़ा अधिक हो, कम हो, थोड़ा और अधिक हो, तो उनके बीच कूलाम का बल लगाया जा सकता है, मतलब उसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम हो जाए तो ये कूलाम का बल लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे मेरे पास दो आवेश है, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी अभी बहुत है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, फिर भी लग सकता है 2 किलोमीटर बीच की दूरी है, तो इनके बीच F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी इनके बीच कूलाम का बल लगेगा। हमने दूरी को कम कर दिया, मान लीजिए कि ये दूरी बहुत ही कम हो गया, लगभग 10 के पावर -6 मीटर, ये Q2 है। अभी भी इनके बीच कूलाम के बल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो सकता है और इनके बीच लगने वाला बल कूलाम बल ही कहलाएगा। आवेश है तो ये मान लीजिए प्लस प्लस है ये। अगर इनके बीच की दूरी और कम करते हैं, मान लीजिए 10 के पावर -14, ठीक है, ये Q1 है और Q2, अभी भी इनके बीच कूलाम का बल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कूलाम का बल इनके बीच कार्य कर रहा है, विद्युत बल लग रहा है, मान लीजिए प्लस है ये माइनस या फिर दोनों प्लस। लेकिन जैसे ही आवेशों के बीच की दूरी ये 10 के पावर -15 मीटर या उससे कम होने लगेगी, तो अब देखो अब क्या होता है कि ये दोनों बल, मतलब दोनों आवेशों के बीच अब विद्युत बल कार्य नहीं करेगा, अब इनके बीच प्रबल नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। अब ये प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसलिए मान लीजिए मेरे पास एक परमाणु है, हम लोग ये बात विद्युत बल में पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब थोड़ा ये सोचने वाली बात है कि ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, परमाणु का ये क्या है, नाभिक है, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसकी त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर की कोटि की होती है, बहुत ही छोटा होता है। इसके बीच में ये क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग ये पढ़े हैं, अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं कि प्लस आवेशों के बीच या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और इसके मतलब छोटे से जगह में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होना चाहिए, और जब प्रतिकर्षण होना चाहिए तो ये नाभिक क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नाभिक मतलब टूटता नहीं है, तो आखिर क्या होता है, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि इन प्लस प्लस के बीच विद्युत बल नहीं बल्कि प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है, यहाँ जब 10 के पावर -15 मीटर से आवेशों के बीच की दूरी, मतलब आवेशों के बीच की दूरी 10 के -15 मीटर से कम होता है, तो इनके बीच क्या लगता है, विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है। लेकिन जैसे ही इनके बीच की दूरी ये और समीप आते हैं, इनके बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम हो जाती है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, प्लस प्लस भी आकर्षित हो जाते हैं, और उस समय इनके बीच प्रबल नाभिकीय बल कार्यरत हो जाता है, विद्युत बल नहीं, प्रबल नाभिकीय बल, क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल जब 10 के पावर -15 मीटर से दूरी कम होगा तो ये अप्लीकेबल, मतलब उसी समय ये कार्यरत होता है। इसके बीच की दूरी जैसे ही आगे बढ़ेगा क्या होगा, विद्युत बल कार्य करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस और प्लस में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जब दूरी मान लीजिए 10 के पावर -13 मीटर है, -12 मीटर है, तो अभी इन दोनों को छोड़ेंगे तो ये प्रतिकर्षित होगा, लेकिन यही इनको और थोड़ा पास ले जाकर छोड़ दें 10 के पावर -15 मीटर पे, तो ये दोनों प्लस प्लस आकर्षित हो जाएंगे। अगर माइनस माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, तो भी आकर्षित होंगे, ये माइनस और माइनस है तो भी आकर्षित होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये केवल केवल आकर्षण है, ये केवल आकर्षण बल लगाता है। कुछ भी हो, अगर बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम हुआ तो उनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल ही लगेगा, ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और ये संसार का सबसे प्रबल बल है, प्रबल नाभिकीय बल, इससे अधिक ताकतवर बल अभी तक संसार में कुछ भी नहीं। ये बातें याद भी रखना है कि
प्रबल नाभिकीय बल संसार का सबसे प्रबल बल है, सबसे ताकतवर बल है, और ये तभी एप्लीकेबल होता है, ये तभी लागू होता है या ये कार्यरत तभी होता है जब किसी कण या आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से क्या होनी चाहिए, कम होने लगती है। तो ये आवेशित कणों को या किसी भी कणों को आकर्षित कर रहा है, मतलब आकर्षित कर लेता है। ये प्लस प्लस हो या प्लस माइनस हो, इसमें आवेश की प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस प्लस है तो भी आकर्षित होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है यहाँ पे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी मतलब इनके बीच भी आकर्षण होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बीच आकर्षण होगा, क्योंकि ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, भले से प्लस आवेश हो माइनस आवेश हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आवेश का अगला गुण। अब तो कुछ लगभग सभी हो गया गुण। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की पढ़ेंगे, इसके आगे जो भी सिलेबस होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल है, आपको मतलब इससे कुछ मदद मिल रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करें अपने दोस्तों के।